नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर लिबरहेड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के नेता, मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे हैं। साथ ही हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और राष्ट्रीय लोकदल के नेता और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह भी कार्यक्रम में शामिल रहे। वहीं लोकदल के नेता और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने यह भी कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों की खेती से होकर गुजरता है और वो अपने के बीच में आए हैं। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना के लिए भी वोट का समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के बड़े हितैषी हैं और किसानों को सीधा लाभ कोई दे रहा है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। एक जो यहाँ का इतिहास है, एक नया इतिहास बनेगा, एक मिथक टूटेगा और इस बार करतार सिंह बढ़ाना भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र में विकास का पहिया तेजी से आगे चलेगा। देखिए, प्रदेश के अंदर अब सब काम पहली बार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी है, नए नए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और इस बार मंगलौर में भी पहली बार इतिहास बदलेगा और यहाँ भाजपा का प्रत्यक्ष रूप से इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति ये बताती है कि सारे किसान, सारे मजदूर, सारे गरीब वर्ग के लोग, सारे अनुसूचित वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वहाँ मंदिर नहीं बना भाइयों। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिला के एक गांव में 3 आतंकवादी मुठभेड़ से भाग रहे थे और जिस पर मेजर रविंद्र सिंह रावत ने आपको बताते चले कि अचूक निशाना लगाकर ढेर कर दिया है। तत्पश्चात 2 आतंकवादी किसी भी भीड़ में छुपकर भागने का प्रयास कर रहे थे, जिनका पीछा करते हुए मेजर रावत ने अपनी जान की परवाह न करते हुए असाधारण पहल करके एक कुख्यात आतंकवादी को भी वहीं पर ढेर कर दिया है, जो पहले भी सेना के घेरे से निकलकर नुकसान पहुंचा चुका था। इस अद्वितीय साहस और अनुकरणीय नेतृत्व और सर्वोच्च वीरता प्रदर्शन पर न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन में महामहिम राष्ट्रपति ने मेजर रविंद्र सिंह रावत को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। हुए एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि रेलवे कॉलोनी निवासी जगदीश उर्फ साधु पुत्र बीरबल निवासी का शव पांडे कॉलोनी गोपीपुरा काशीपुर क्षेत्र में रमेश उर्फ पप्पू के खेत की मेड़ पर मिला था, जिसके बाद मृतक जगदीश की पत्नी दुर्गावती को भी तहरीर के आधार पर बनाम रमेश उर्फ पप्पू के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज कर मामले की जांच प्रभारी निरीक्षक कुंडा विक्रम सिंह राठौर के सुपुत्र भी किया गया और जांच के दौरान मृतक जगदीश की पत्नी दुर्गावती की पत्नी से उक्त घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ भी की गई है। रमेश के कबूलनामे के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला ए कत्ल फावड़ा बरामद किया गया। मुकदमे में धारा 201 आईपीसी की बढ़ोतरी भी की गई है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि सभी अपराध वर्कआउट होना चाहिए, अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहिए। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीजे महोदय द्वारा निर्देश रहता है कि ऑल क्राइम्स, हीनस क्राइम्स शुड बी वर्कड आउट। तो आज बड़ा एक खुशी का दिन है कि एक पुलिसिंग में सेटिस्फेक्शन वाला दिन है कि 2 साल से पेंडिंग चल रहा था, 2 साल से ब्लाइंड था एक केस, जो हत्या का मुकदमा रजिस्टर हुआ था काशीपुर थाने में, तो जिसमें प्रतापपुर चौकी क्षेत्र के निकट जो है एक पुलिया के निकट एक बॉडी मिली थी, जिसमें मृतक हमारा जगदीश उर्फ साधु है। उसका मात्र पुलिया के पास जो बॉडी मिली थी और सर पे चोट था। पौधे लगाने के सही समय को लेकर वन अनुसंधान केंद्र लालकुआं के रेंजर मदन बिस्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में चल रहे मानसून सीजन पौधे लगाने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इस समय में पौधों को भरपूर पानी मिलता है, धरती हरी भरी हो जाती है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाने के लिए कम से कम 1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदना चाहिए और ऐसा करने से पौधे को काफी फायदा मिलता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वन अनुसंधान केंद्र लालकुआं में सभी प्रकार के पौधे उपलब्ध रहते हैं, जिसे सरकारी दामों पर खरीदा जाता है और अधिक पौधे लगाने की अपील भी की गई है।
देखिए ये इस साल मानसून हम पर काफ़ी मेहरबान है, अच्छी वर्षा हो चुकी है। धरती काफ़ी गीली हो चुकी है, तो इस समय पौधा लगाना सबसे बढ़िया समय ये है। मेरी लोगों से ये गुजारिश होगी कि पौधा जो भी लगाएं, चाहे कम लगाएं ज़्यादा लगाएं, लेकिन उसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और इस समय खास तौर से जो गड्ढा खोदने का जो क्रम रहेगा, कोई भी पौधा अगर लगाएं कम से कम 1.5 फीट का गड्ढा उसमें होना चाहिए। और गड्ढे में थोड़ा सा दीमक का अगर कहीं प्रकोप हो रहा है तो दीमक नाशक दवा भी प्रयोग होना चाहिए। जिले में हो रही लगातार भारी बारिश के मद्देनजर जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा लगातार जिला आपदा परिचालन केंद्र और तहसील स्तर पर बने नियंत्रण कक्षों और साथ ही विभागीय अधिकारियों से भी जानकारी ली गई और साथ ही सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। और आपको बताते चले कि इस कारण से कई मार्ग अवरुद्ध भी हुए हैं, जिन्हें खोले जाने के लगातार कार्य भी जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 टनकपुर चंपावत स्वाला अमोड़ी के बीच में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिरने से रास्ता बंद हो गया है, जिसे खोलकर यातायात सुचारू किया गया है। जिसे खोले जाने के दोनों तरफ से जेसीबी और पोकलैंड मशीन तैनात की गई है। मार्ग खोले जाने का कार्य लगातार जारी है। इस मौके पर एनएच के अधिकारी भी मौजूद रहकर मार्ग को खुलवाने का कार्य किया गया है। हमारे पास मौसम विभाग से 3 दिन का हाई अलर्ट प्राप्त हुआ था। तत्क्रम में हमने सर्वप्रथम तो जो हमारे विद्यालय और आंगनबाड़ी हैं उनके हमने अवकाश घोषित किया गया था। विगत 24 घंटे में चंपावत में रिकॉर्ड 55 मिलीमीटर बारिश हुई है। उसके दृष्टिगत हमारे जनपद में इस समय 1 NH, 1 SH और 14 आंतरिक मार्ग जो है बंद है। लगातार बारिश हो रही है, तद्यपि हमारी मशीनें वहां पे मौके पर तैनात हैं। हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि वो सड़कें जो हैं आज शाम नहीं तो कल सुबह तक खुल सकेंगी। हमें जो मेन चैलेंज आ रहा है उस समय वो हमारा स्वाला पे 1 किलोमीटर 106 पर काफी बड़ा स्लाइड आया हुआ है, जहां लगातार इस समय पत्थर भी आ रहे हैं, जहां इस समय सिर्फ सफाई करना सुरक्षित नहीं है। बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का एक कथित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पत्र महिलाओं को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं के कम कपड़े पहनने की वजह से भी उनके साथ गलत घटनाएं हो रही हैं। दरअसल बीते कई दिनों में उत्तराखंड में महिलाओं के प्रति दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी को लेकर काशीपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा का एक कथित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पत्र में लिखा है कि महिलाओं और छात्रों के प्रति पुरुषों की बढ़ रही घृणित सोच को भारतीय संस्कृति के विपरीत है। घटनाओं के प्रति कहीं ना कहीं महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, जो कि उनके द्वारा अपनाई जा रही पश्चिमी सभ्यता को पोशाक है। हमारे देश की संस्कृति सभ्यता के अनुरूप ही महिलाओं को अपने अंग वस्त्र धारण करने चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस तरह का कोई भी पहला घिनौना बयान नहीं है, जिससे कि पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरह के घटिया बयान दिए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस तरह का घिनौना बयान कोई पहला नहीं है। पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने महिलाओं की फटी जींस पर जो है टिप्पणी की थी, जिसके कारण उनकी कुर्सी भी गई थी। अब भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा इस प्रकार की तुच्छ मानसिकता वाली बयानबाजी कर रहे हैं। आप बताइए, पहनावे पे टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, आपको क्या अधिकार है बेटियों और महिलाओं के पहनाव पर जो है टिप्पणी करने की? भाजपा के लोगों की सोच इस प्रकार की है और राज्य में महिला अपराधों की बाढ़ आई हुई है, उसको सरकार रोकने में नाकामयाब है। पहली बात तो चीमा जी के बयान से मैं पूरी तरह अनभिज्ञ हूँ। चीमा जी की उम्र 80 साल क्रॉस हो चुकी है। चीमा जी अपनी उम्र के हिसाब से अपने कालखंड के विषय के आधार पर उनका वो व्यक्तिगत कोई मत हो सकता है और भारतवर्ष के अंदर हर व्यक्ति को अपनी उम्र के हिसाब से अपने मत को, वक्तव्य को बोलने का अधिकार है। क्योंकि आज के परिदृश्य में किसी भी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके पहनावे से उसके संस्कारों को देखा नहीं जा सकता है। शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। पुलिस सड़क के किनारे खड़े वाहनों को सीज भी कर रहा है। आपको बताते चले कि सड़क किनारे खड़े रहने वाले रेहड़ी ठेली पर भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने यह भी बताया कि रेहड़ी ठेली वालों को भी नगर निगम मूविंग लाइसेंस देता है, लेकिन चलते चलते सामान को बेचना संभव नहीं है।
वहीं पुलिस अपनी पावर के मुताबिक इन्हें वेटिंग जोन के पास में जगह भी दी जा रही है, लेकिन जो भी इसका पालन नहीं करता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। देखिए, ये जो ठेली का है वो जनरली जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी और नगर निगम है उसमें पुलिस के द्वारा किसी ठेलियों को उसका लाइसेंस चेक करना या निर्गत करना ही, तो शहर में कितनी ठेलियों की आवश्यकता है, उनका वेंडिंग जोन कहाँ पर होगा, ये समस्त जो है नगर निगम के परव्यू में आता है। लेकिन प्रायः देखा गया है जो लाइसेंस दिए जाते हैं वो मूविंग ठेलीज के भी होते हैं कि आप स्टैटिक नहीं लगाएंगे और चलते फिरते उसका लाइसेंस मिलता है। लेकिन ये आप भी समझ सकते हैं कि किसी को लाइसेंस अगर चलते फिरते लगातार कोई ठेली चलती घूमती नहीं रहेगी, वो अपने सामान को बेचने के लिए नेचुरल सी बात है कहीं किनारे लगाकर अपने उसको बेचते हैं। तो उसमें पुलिस एक्ट में जो हमारे पास पावर है, प्रावधान है जो जुर्माना करने का, सिर्फ मात्र उतना ही करते हैं। लेकिन इसमें कोशिश ये रहती है कि जो वेंडिंग जोन है वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगह दी जाए, जिससे कि ठेली वाले जिनका रजिस्ट्रेशन है वो वहां पर अपनी दुकानों मंदिर समिति उपाध्यक्ष नीरज पांडे ने शुक्रवार की सुबह 7 बजे करीब मां पूर्णागिरी के मुख्य मंदिर से लगभग 150 मीटर पहले भारी मलबा आ गया, जिसकी सूचना मंदिर समिति की ओर से सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग टनकपुर को दी गई है और लगातार बारिश होने के कारण अभी भी मलबा हटाए जाने का कार्य नहीं किया गया है। आपको बताते चले जिससे काफी दिक्कतों का भी सामना जो है यहाँ पर करना पड़ रहा। श्रद्धालुओं के लिए मां पूर्णागिरी धाम खोल दिया जाएगा। फिलहाल श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को काली मंदिर से वापस लौटाया भी जा रहा है। पुलिस ने 2 साल बाद में जगदीश की हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजूनाथ डीसी ने भी बताया कि रेलवे कॉलोनी निवासी जगदीश उर्फ तहरीर के आधार पर धारा 302 के तहत में आईपीसी की बनाम रमेश उर्फ पप्पू पुत्र की निशन सिंह की निवासी गोपीपुरा काशीपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच निरीक्षक कुंडा विक्रम सिंह राठौर के सुपुत्र की गई थी। जांच के दौरान मृतक जगदीश की पत्नी दुर्गावती की पत्नी से उक्त घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई है। मृतक की सिर पर चोट के निशान थे, जिसके आधार पर उसने मुकदमा भी दर्ज कराया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि सभी अपराध वर्कआउट होना चाहिए, अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहिए। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीजे महोदय द्वारा निर्देश रहता है कि ऑल क्राइम्स, हीनस क्राइम्स शुड बी वर्कड आउट। तो आज बड़ा एक खुशी का दिन है कि एक पुलिसिंग में सेटिस्फैक्शन वाला दिन है कि 2 साल से पेंडिंग चल रहा था, 2 साल से ब्लाइंड था एक केस, जो हत्या का मुकदमा रजिस्टर हुआ था काशीपुर थाने में, तो जिसमें प्रतापपुर चौकी क्षेत्र के निकट जो है एक पुलिया के निकट एक बॉडी मिली थी, जिसमें मृतक हमारा जगदीश उर्फ साधु है। उसका मात्र पुलिया के पास जो बॉडी मिली थी और सर पे चोट था। एनएफएसए के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के अंतर्गत आयोडाइज नमक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। चुटकी भर नमक में स्वाद भी होगा और पोषण भी होगा और कीमत होगी केवल 8 रुपए। बहुत सराहनीय पहल उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सृजन हो रहा है योजनाओं का और उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। अब ज्यादा विलंब न करते हुए सीधे हमारे प्रदेश के मुखिया, जिनके साथ लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन हमारे इस पूरे विभाग ने जिन्होंने इस प्रकार की संरचना की, हमारी सरकार
जो गरीबों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है और गरीब कल्याण की योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर गरीब का कल्याण होना चाहिए, उनके लिए योजना आनी चाहिए। आज ऐसी योजना के शुभारंभ अवसर पर खाद्य विभाग की हमारी मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, उत्तराखंड खाद्य विभाग के हमारे प्रमुख सचिव श्री एल फनई जी, आयुक्त खाद्य श्री हरीश चंद्र सेमवाल जी, अपर सचिव खाद्य श्रीमती रुचि रयाल जी एवं आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, सभी छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैं आप सभी का और हमारे खाद्य विभाग के सभी अधिकारीगण, मैं इस कार्यक्रम में आप सबके मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के शुभारंभ होने पर और आप सबके उपस्थित होने पर आप सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश के हर गरीब, पिछड़े, अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसके जीवन को सहायता देने के लिए लगातार काम कर रही है, अनवरत रूप से काम कर रही है। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए गरीबी और महंगाई से राहत देने के उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो हमारे समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना के जो राशन कार्ड धारक परिवारों को जो सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से हर कार्ड में प्रति माह आयोडाइज नमक सस्ती दरों पर वितरित किया जाएगा। अभी रेखा जी कह रही थी कि 30 रुपए किलो नमक हो जाता है, बरसात के दिनों में या अन्य दिनों में, सामान्य दिनों में भी 30 रुपए किलो नमक ही बिकता है। लेकिन बरसात के दिनों में जहां पर रोडें जब बंद हो जाती हैं, तमाम खाद्य आपूर्ति बंद हो जाती है, उस समय इसकी कीमत इससे भी कहीं ज्यादा, दुगने से भी ज्यादा, तिगुने से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे समय में निश्चित रूप से ये योजना का आना, ये हमारे उन गरीब परिवारों का, उन अंत्योदय के कार्ड धारकों को निश्चित रूप से सहायता करेगी, उनके जीवन को आसान बनाएगी। और इस समय बाजार में जो नमक है वो 30 रुपए किलोग्राम की दर से प्राप्त हो रहा है। अब इस योजना के लागू होने के पश्चात राज्य के लगभग 14 लाख अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना के राशन कार्ड धारकों को ये मात्र 8 रुपए किलोग्राम की दर पर ये आयोडाइज नमक मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपके नजदीकी जो सस्ता गल्ला डिपो होगा या राशन वितरण केंद्र होगा, वहीं से जहां पर प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना का राशन मिलता है, उसी स्थान पर मात्र 8 रुपए किलोग्राम की दर से अब ये आयोडाइज नमक भी आपको अब आसानी से प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। इस योजना के जरिए हमारे जो गरीब परिवार हैं उनको महंगाई से राहत मिलेगी तथा पोषण युक्त आयोडाइज नमक प्राप्त होगा। आप सभी को पता है कि आयोडाइज नमक न होने के कारण से, आयोडीन की कमी से अभी रेखा जी ने बताया कि गलघोटू जैसी अनेक बीमारियां जो मनुष्य के पोषण के लिए आवश्यक होती हैं वो कहीं न कहीं लग जाती हैं। और ये नमक
एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो हमारे बच्चों के लिए और विशेषकर जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनके लिए विशेष रूप से आवश्यक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस योजना के लागू होने से बच्चों और महिलाओं में जो आयोडीन की स्थिति है वो निश्चित रूप से उल्लेखनीय रूप से इसमें सुधार होगा। उनके पोषण में मदद करने में ये योजना कारगर होगी और प्रदेश के हर गरीब परिवार को कहीं न कहीं राहत देने का काम करेगी, सहायता देने का काम करेगी। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के उत्तराखंड सहित पूरे देश में सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क रूप से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। ये योजना मार्च 2020 में लाई गई थी और उस समय कोरोना महामारी के समय में इस योजना को देश की जनता के लिए समर्पित किया गया था और ये योजना अब लगातार अगले 5 सालों तक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये योजना चलती रहेगी, जिसमें 5 किलो जो अनाज है, 5 किलो राशन है, लगातार मिलता रहेगा। ये कोई सामान्य योजना नहीं है। देश के 80 करोड़ लोगों को राशन का वितरण करना, गरीब परिवारों को राशन देना, उनके घर के चूल्हे की चिंता करना, कोई भूखा न सोए इस बात की चिंता करना, ये बोलने में बहुत सामान्य लगता है कि ये योजना चल रही है। आप सोचिए उन गरीब परिवारों के बारे में जब कोरोना महामारी आ गई थी और कोरोना महामारी के समय में किसी का छोटा व्यवसाय था, वो व्यवसाय बंद हो गया। कोई रिक्शा चलाने वाला था, कोई तांगा चलाने वाला था, कोई छोटी मजदूरी करने वाला था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।